आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अभिनव विश्वा है। मैंने सन 2023 और 2024 के अंदर नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है हिंदी विषय से। इस चैनल पर हम लोग नेट परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित जितनी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं, मेरे खुद के अनुभवों को मैं साझा करूँगा और साथ ही साथ हिंदी और पेपर 1 जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इकाई हैं, उनको मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रयास मात्र है, आपसे प्रेम की, प्रोत्साहन की उम्मीद करता हूँ। चलिए आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी के टेक्स्ट पोर्शन से। कविता को उठाते हैं और कविता से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी कविता सतपुड़ा के घने जंगलों से। सतपुड़ा के जंगलों से, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स याद रखिए कि सतपुड़ा की जो जंगल कविता है, ये इनकी 1939 में प्रकाशित गीत फरोश काव्य संकलन में संकलित थी। ये उस संकलन में 33वें नंबर की कविता थी और सतपुड़ा गीत फरोश काव्य संग्रह के अंदर कुल मिला के 68 कविताएँ थीं। इसका प्रकाशन है 1939 2 अगस्त का और ये बहुत एक मार्मिक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने इस कविता के माध्यम से आपका जो मध्य भारत की उस जैविक सुंदरता, उस प्रकृति का वर्णन किया है। सतपुड़ा के जंगल के माध्यम से कवि जो बैतूल की पहाड़ियों में, बैतूल जो शहर है, उस बैतूल शहर के सोनाहारी पहाड़ियों में बैठकर जो उसको सामने कई दूर तक उस क्षेत्र तक फैली हुई जो वो अरण्य क्षेत्र दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, उसको देखने के बाद कवि के मन में जो भावनाएं आती हैं, इस तरीके से उन भावनाओं से वो अपने अंदर के उन शब्दों को इस तरीके से मुक्तिबोध कविता के 3 क्षण लिखते हैं। किस तरीके से वो देखता है, उसको महसूस करता है, अपनी फैंटेसी से उसको बुनता है और काव्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है। वही काम यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र कर रहे हैं सतपुड़ा घने जंगलों में। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। कुछ पॉइंट सही है कि कविता जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य पे है, जो आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और ये कवि जो है वो बैतूल शहर के सोनाहारी पहाड़ी बैठकर कविता को लिखा है, ठीक। और इस कविता के अंदर मानवीय करण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कविता का जो एक मेरा जो टिप है वो ये है, किसी भी कविता को याद करिए तो आजकल आप पैटर्न देखते होंगे। कविता में अक्सर कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनको दे देता है, उसको कहते हैं क्रम में लगाइए, ठीक। तो कोशिश करिए किसी कविता को कहानी के रूप में याद करिए और उस कविता में जितने पदबंध दिए हैं, जितने पैराग्राफ हैं, उनको पदबंध के रूप में लिख दीजिए। कि जैसे मैंने यहाँ कर रखा हुआ है, मैंने इस किताब में पदबंध 1 2 इस तरीके से मैंने पूरे पदबंध को लाइन बाय लाइन कर लिया है, ताकि जब भी आप पेपर को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो कि हाँ इस पदबंध में क्या हुआ था। और कोशिश करिए कि जितनी भी कहानी, उन कहानियों को एक कविता के रूप में याद करने की, पढ़ने की कोशिश करिए। कहानियों को और कविताओं को कहानी के रूप में पढ़ने की, याद करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप लोग कम समय के अंदर उन कविताओं को याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में रिविजन बहुत फ़ायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट और बहुत सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बाकी भूल चूक गलती माफ़। आइए शुरू करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल। तो पहला पदबंध है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अननए जंगल। तो कवि जो है वो जंगल का मोटा मोटी आपको रेफरेंस दे रहा है कि सतपुड़ा के जो घने जंगल है वो नींद में डूबे हुए हैं। जैसे उसमें कोई कीड़ा नहीं हो रही है, कोई हलचल नहीं, बहुत शांत बैठा हुआ है। ऊँघते अनमने यानी कि वो ऊँघ रहे हैं, अनमने, उनका कोई कह सकते हैं कि जैसे आप एक ऊँघाई नहीं आती, ऊँघाई जब आप सो के उठते हैं तो एक ऊँघाई आती है जो एक आलस्य का है, एक निश्चलता का प्रतीक होता है। उसको यहाँ कवि लिख रहा है कि सतपुड़ा घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो दसों इनमें धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। पहले पद्य में जो कवि है वो किस तरीके से जंगल की जो विशेषताएँ हैं, कह सकते हैं कि एक दृष्टिकोण, जो पहली नज़र में जो आप जंगल देखते हैं, क्या कवि ने महसूस किया
और अगर आप कविता को पढ़ेंगे तो कविता में पाएंगे जो कविता का ग्राफ है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव के रूप में जा रहा है। कवि किस तरीके से एक दृष्टिकोण, एक आम आदमी कैसे एक जंगल को देख रहा है, महसूस कर रहा है, और किस तरीके से जब कविता में कवि आगे चलता है तो किस तरीके से कवि उस जंगल की प्रकृति से उसके प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित होकर उस जंगल के बारे में अपने विचारों को बदलता है। और यही कवि की खूबसूरती है कि उस अचल, उस ऊँघते, उस अन्य जंगल से वो अपने पाठक को प्रेम करवा देता है। तो इसमें है कि उसका जंगल के अंदर कई झाड़ हैं जो ऊंचे हैं, नीचे हैं, छोटे बड़े कई वृक्ष हैं। वो चुपचाप खड़े हैं, यानी उनमें कोई शोर नहीं है, उनमें कोई जानवर नहीं है। वो चुपचाप, मानो कोई चुपचाप आदमी खड़ा है। आप देखते हो किस तरीके से गिलहरियाँ शोर करती हैं, तो वो लगता है ना कि वो पेड़ हिल रहा है, लगता है उसमें कोई जान है, प्राण है। तो वही कि उसमें कुछ शक्ति नहीं, उसमें कोई ऊर्जा नहीं, बस चुपचाप शांति से खड़े बैठा है वो। ठीक। घास और काश चुप है, शाल मूक पलाश चुप हैं, पत्ते जो हैं, शाल के पत्ते पलाश में कोई हलचल नहीं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं। हो सके तो धसो इनमें जिनमें हवा भी प्रवेश न कर पाती। नहीं, वो वातावरण बता रहा है किस तरीके जो वातावरण है बहुत शांत वातावरण है। ये ऐसा वातावरण है, इस वातावरण में कोई हलचल नहीं है, एक मौन, एक शांति, शून्य का प्रतीक है। और कवि जो है इसमें आगे पत्तों की बात करते हैं कि जो पत्ते हैं वो सड़े हुए हैं, वो गले पत्ते हैं, उनमें कुछ पत्ते हरे हैं और कुछ पत्ते जले हैं। इसमें प्रश्न बन सकता है एग्जाम के नज़रिए से कि किस प्रकार के पत्तों की बात किया है। कुछ चार दे देगा, उसमें से कौन सा पत्ता नहीं है। तो याद रखिए, पत्ते जो थे वो सड़े हैं, वो गले हैं। वो हरे पत्ते हैं, वो पत्ते वो हैं जो वन अग्नि से जल चुके हैं, वो जले पत्ते हैं। वन पट को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, ये पत्ते हैं जो उस रास्ते को, पंख दल यानी कीचड़, पंख दल का अर्थ है कीचड़। ये पत्ते जो हैं वो जंगल के उस रास्ते को ढके हुए हैं, जो कीचड़ भरे रास्ते जंगल खुद को ढके हुए हैं। ठीक। और चलो इनमें चल सको तो दलो इनको दल सको तो, अगर हो सके इन पर चलो और हो सके इनको दलो, इनमें से आगे इन बाधाओं को पार करो। यह घिनौने घने जंगल, जंगल जो है घिनौने हैं ये। अर्थात कब होता है ना कि जब चलते हैं तो हल्का से घिन का होता है कि गंदगी लग गई। तो कवि उस पहले दृष्टिकोण को, ये पहला परिचय है पाठक का कवि का जंगल से, कवि उसको इस पदबंध में स्थापित कर रहा है। अब बात करें तो तीसरे पदबंध की, उसमें है अटपटी उलझली लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसलें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बाल सी पाली लताएं, लताओं से बने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले मुँह पर, दाग काले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते चलो इनको इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अन्य जंगल। कवि फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर और प्रवेश कर रहा है, जंगल में जो चीज़ों को देख रहा है, जिन चीज़ों का परिचय हो रहा है, जिन जीवों से परिचय हो रहा है, वो उनको बता रहा है। तो कवि कहता है, कवि इसमें चौथे पदबंध के अंदर कवि लताओं की बात करता है कि लताएं जो हैं वो अटपटी हैं, वो उलझी हुई हैं, मानो और डालियाँ जो हैं वो खींच खाएंगी, इंसान जकड़ जाएगा। मानो चलने पर अचानक आपको पकड़ ले, आपको जकड़ ले। और इन डालियों में, इन लताओं में फंस कर मरने का जो भय होता है कि मैं कहीं गला न दब जाए, कहीं में श्वास रुक ना जाए, उसका डर है। तो इसको कवि यहाँ पे कहता है कि लताएं अटपटी हैं, उलझी हुई, मानो एक मौत का प्रतीक है। वो जो भय होता है, जो पहला जंगल में घुसते जो पहला उसका भेद होता है, उसका प्रतीक कवि बता रहे हैं यहाँ पे। और विशेषताएं ये हैं कि जो लताएं हैं वो सांप सी काली लताएं हैं, जो लताएं का रंग जो है वो सांप सा काला है। और ये इनके गुजर का लगता है मानो किसी बाल से, बला से पाला पड़ गया है। कभी लगता है ना कि सांप की काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताएं सांप से काली, मानो जिस तरीके से किसी सांप आपके सामने आता है तो जिस तरीके से जो बला सामने आती है, ये लगता है उस तरीके से। अगर लताओं से आपका सामना होता है तो मानो वो बला के समान है। ठीक। और जंगल वो है नींद में डूबे हुए हैं, और ये अनमने जंगल हैं। और उसी पदबंध का कवि जो है प्रयोग करता है। अब मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अन्य जंगल। अब कवि यहाँ पे जंगल की बात, कीड़ों की बात कर रहे हैं कि जंगल में मकड़ियाँ हैं, मकड़ियाँ उनके जाल हैं जो मुँह पर आ रहे हैं। और इतने जाल इतने ज़्यादा है मकड़ियों के, मानो कि सिर के जो बाल मुँह पे आ गए हैं वो।
जंगल के अंदर मच्छर भी हैं जिनके दंश जो है वो लाल और काले होते हैं। और इस हवा, जंगल में जो तेज हवा, उसको सहन करो, और ये जो कष्ट है इस कष्ट को झेलो, और जंगल में और अंदर घुसो। तो आप देखेंगे कि पदबंध बाई पदबंध, यानी कि पैराग्राफ बाई पैराग्राफ कवि जो है वो जंगल के अंदर और घुस रहा है, और जिस प्रकार से जंगल के अंदर घुस रहा है वो चीज़ों को देख रहा है, उसको अपने पाठक सामने रख रहा है। अब जो आगे वाला पदबंध है वो जंगलों की, प्राणियों की बात करते हैं कि अजगरों से भरे जंगल, अगम गति के परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अन्य जंगल। अब इसमें वो बात करता है जंगल में कितने जीव उनके, कि जंगल जो है वो अजगरों से भरे हैं, जंगल में कई सारे अजगर हैं, और जंगल जो है अगम है। ये जंगल आपका अगम है, इसको अगम है यानी कि इसको चला नहीं जा सकता है, गंतव्य ज़्यादा इसका है। साथ साथ पहाड़ वाले और जो बड़े छोटे झाड़ वाले, कि जंगल जो है ये सात दिशाओं से पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। ये सात सात पहाड़ हैं जंगल में, जहाँ पे कई सारे बड़े छोटे झाड़ हैं, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कि जंगल में शेर भी है, बाघ भी है, शेर जो गरजते हैं और बाघ जो दहाड़ते हैं, और उनके गरजने और उनके दहाड़ जंगल जो है कपकपा जाता है, और कपकपा के जंगल आपका उस भय को, उस भयावह स्थिति को, उस गर्जना को कवि यहाँ बताते हैं। जंगल की जो भयावहता है उससे पाठक का परिचय कराते हैं। ये घिनौने थे, ये भयावह, ये इनसे मौत का खतरा था, अब इनमें भय लगता है। और फिर वही जंगल नींद में डूबे हुए हैं, ऊँघते अनमय जंगल हैं ये। अब चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे वन विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी में फूस डाले गोंड तगड़े और काले। अब वो जंगल में जो मानव रहते उनकी बात करते हैं, कि जो जंगल के अंदर गोंड जाति है, इसमें गोंड जनजाति की बात है, जो तगड़े हैं, काले हैं। और जंगल में उस विजन वन जहाँ कोई नहीं है, वहाँ पे वो फूस की अपनी झोपड़ी डाले हैं, और उन्होंने चार तीतर और चार मुर्गे को पाल रहा है, जो उनके लिए रोजगार भोजन का प्रतीक है। जब भी होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मत कर बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमय जंगल। और बताते हैं कि जब होली का त्यौहार आता है, तब जो घास है, जो आप खुद इस मौसम में महसूस कर रहे हैं, जब आपका जाड़े से जब वसंत के अंदर जो मौसम का पदार्पण होता है, जो परिवर्तन होता है, तो बहुत प्यारी प्यारी मीठी हवा बहती है। दोपहर में अक्सर लोगों का मन करता है जो उस गांव में है परिवेश में, कि पेड़ों के नीचे बस खट्टी हो जा के लेट जाओ। धूप है वो उतनी गर्मी दे रही, शरीर के लिए बड़ा लाभदायक है। ये बहुत कोमल धूप होती है, और प्यारी सी उस हल्की सी गर्मी से आनंद देने, उस बचाने के लिए प्यारी सी हवा बहती है। और वही उस प्रकृति का, उस समय का वही एसेंस है। तो वही कवि कहता है यहाँ पे, कि जब भी होली पास आती है तो ससराती घास में वो एक हवा का ससराना आता है। और जंगल में जो महुआ है, उसके लपकने से महुए, जो गिरे हुए महुए की सुगंध, जो भीनी भीनी सुगंध होती है, पूरे गाँव में फैल जाती है। तब उन गोंडों को लगता है कि अब त्योहार आ चुका है, तब इनके ढोल बजते हैं। एक प्रश्न आ चुका है कि सतपुड़ा के जंगल में किस वाद्य यंत्र की बात हुई, तो वो ढोल का बात हुआ है, ढोल। और इस ढोल पे और के गीत बजते हैं, और सतपुड़ा के जंगल जो है वो फिर नींद में डूबे हुए हैं और ऊँघते हैं, ये अनमय जंगल ये। अब बात करते हैं कि जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डे खाइयों में, घास पागल, काश पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इस वनों के खूब भीतर, छिद्र तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मिथित उहित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, यह सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब इस पदबंध में कवि जो है वो जंगल के जो जीव जंतु हैं, जो जनपति हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करता है, कि जो जानवर हैं वो अंगड़ाइयों से जाग रहे हैं, जो खो खड्डों खाइयों निकलते हैं, और जंगल की जो घास है, जो काश है, जो शाल है, जो पलाश है, लता, पात, डाल, पात, सब पागल हैं। और जो मत
मुर्गे और तीतर मत हैं वो भी उस मादकता से बचे हुए नहीं हैं। उसी मादकता में, जंगल की जो मादकता सुंदर है, उसमें सब डूबा हुआ, सब अपनी प्रकृति में मस्त है, किसी को फिक्र नहीं है कौन घूम रहा है, कौन चल रहा है, वो अपनी ही सुंदरता में मस्त है। अब इसमें आने वाले प्रबंध में अगर बात करते हैं, क्षितिज से फैला हुआ सा, मृत्यु से मैला हुआ सा लेक इस प्रबंध में वो जंगल का जो भौगोलिकरण है, जिसके रंग रूप उसकी व्यवस्था करते हैं कि जंगल जो उतना विशाल है, क्षितिज तक फैले। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जंगल की जो क्षितिज, जब वो उस सोनाहरी की पहाड़ियों पर कभी बैठा हुआ है और देखता है कि सामने तक केवल क्षितिज तक, जहाँ वो सूर्य का उदय अस्त हो रहा है, वहाँ तक केवल जंगल बैठे, जंगल ही जंगल है। बताता है कि जंगल क्षितिज तक फैला हुआ है और मृत्यु से मैला है, यानी कि वो बहुत काला जंगल है। आमतौर पर जंगल में कई सारे घास हैं, पेड़ हैं, उनका झुंड है और वो जंगल के बीच में पहुंच चुका है, कोई छोर उसको मिल नहीं रहा है जंगल का। और जंगल में अंधेरा है, सूर्य की उस तपन में भी उसको अंधेरा का आभास हो रहा है। लगता है कि जंगल जो है वो मृत्यु से मैला है, क्षुब्ध खाली लहर वाला, वो क्षुब्ध है, वो छुपा हुआ है काली लहर समान। और ये मथित उठे जहर वाला, यानी इसमें अब कवि जो है, कवि की कल्पना देखिए, कवि ने किस तरीके से जहर की बात की है। मथित उठे यानी इसमें कवि समुद्र मंथन की बात करता है। जब समुद्र मंथन में देवदानुओं ने मंथन किया तो सबसे पहला जो रत्न निकला उस समुद्र से, वो हलाहल विष था, इसको शिव जी ने और विष्णु जी ग्रहण किया। देखते हैं कि मथित उठे जहर वाला, मेरु वाला, शेष नाग रस्सी बने और मेरु यानी कि सुमेरु इस पर्वत को मथ कर, शेष वाला वह विश्व जो शेष नाग के अंदर है, मेरु, जिस पर रख के समुद्र मंथन हुआ। शंभु सुरेश, ये वह जहर जिसको शंभु ने धारण किया। और एक सागर जानते हो कैसा मानते हो, वो कल्पना में वो उस अपने कहते पौराणिक कथाओं को यहाँ पे उस हलाहल विष से, इसमें मोटा मोटी कही उस हलाहल विष से कवि जो कल्पना करता है जंगल की उस कालंतम गहराइयों को, उस रंग को, उस जंगल की गहराई को, ठीक। और फिर वही कि नींद में डूबे हुए से ऊँघते नए जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, उतर कर बहो ते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नींद नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्वारा तक इसलय, पूत पावन पूर्ण समय, सतपुरा घने जंगल, लताओं से बने जंगल। अब कवि इसमें जो अंतिम प्रबंधी उस जो जंगल, उसके प्रेम, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है, उसके जीवन का वर्णन करता है और जंगल का जो प्रेम है, जो सुंदरता, उससे अपने पाठकों को परिचय करवाता है। वो कहता है कि इसमें धसो, इस घास में, जिस पहले प्रबंध में देखें तो क्या कहता है कवि, पहले प्रबंध के अंदर कवि कहता है कि धस सको तो धसो इनमें, धस सको तो धसो इनमें, चल सको तो चलो इनमें, दल सको तो दलो इनमें। कवि वो एक आग्रह करता है, तुम घुसो चलो, और अंत में वो उन सारे भय का, उन सारी चीज़ों का निरूपण करता है और कहता है कि ये जंगल जो है उसमें घुसो तुम, इसमें कोई डर नहीं है, ये कोई मौत का घर नहीं है जंगल ये, ठीक। इसमें उन पर्वतों से, जो 7 पर्वतों से बहत के कई सारी नदियाँ बहती हैं जो अतिथि कथाओं को कहती हैं, कई सारे निर्जल नाले बहते हैं, इसको इस जंगल ने पाला है। इसमें कई लाख पंछी हैं, 100 हिरणों का दल है, यानी कि समूह है। उसी प्रकार जिस प्रकार चांद की रोशनी हर जगह फैली, उस प्रकार जंगल में जीव जंतु हर जगह फैले हुए हैं। उसी प्रकार उस किरण समान यहाँ के वन फूल झूमते हैं और यहाँ कई अज्ञात किले, जिनका कोई नाम, इनका कोई साइंटिफिक विवरण नहीं है, वो सारी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हरी घास खिल रही है, रक्त के लाल रंग के पत्ते खिल रहे हैं। यहाँ का पूत पावन है, पूर्ण रसमय है, सतपुरा के जंगल पूर्ण रसमय है, इसमें पूर्ण अद्वितीय सुंदरता है, लताओं से बने हुए हैं। कविता का आप सुंदरता देखिए, इस कविता के अंदर कवि किस प्रकार एक नेगेटिव नोटेशन के साथ कविता की शुरुआत करता है, उसको पॉजिटिव में खड़ा करता है और कवि से आग्रह करता है कि किस प्रकार आप समझिए इसको। वो आग्रह करता है कि किस प्रकार, पाठकों से कवि आग्रह करता है कि आप समझिए कविता के अंदर क्या बात कहता है, किस तरीके से जंगल प्यारे हैं और एक कवि अपने नजरियों से प्राकृतिक सौंदर्य कर रहा है। कोई कन्फ्यूज़न हो इस चीज़ को मुझे शेयर करिएगा अपने फीडबैक को देते हुए, ताकि मैं अपनी वीडियो को अच्छा कर सकूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी मैं सीरीज़ को जितना हो सके लंबा करूं और आपके साथ अपने अनुभवों को, अपनी
ज्ञान को साझा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।